भूतिया पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ सुनकर ही बचपन का वो डरावना किस्सा याद आ जाता है। उस रात को आज भी याद करती हूं तो डर के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। बचपन का वो डर दिल में ऐसा बैठा है कि आज तक किसी भी पीपल के पेड़ को दिन में भी देख लूं तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। मैं निहारिका हूं। बचपन में तो हम सभी अपने नाना नानी दादा दादी के घर छुट्टियां काटने जाया ही करते थे। सब बच्चों की तरह मैं भी अपनी माँ और बड़ी बहन संजना के साथ छुट्टियां काटने के लिए अपनी नानी के गांव गई थी। मेरी नानी का गांव बहुत प्यारा था। चारों तरफ हरियाली, कच्चे पक्के घर, बड़े बड़े नीम और बरगद के पेड़ और वो पीपल का पेड़ भी। मैं और संजना दीदी गांव में अपने मामा मामी के बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती किया करते थे। मेरी मामी ममता दिल की बहुत अच्छी थी। जब कभी भी मैं और मेरी बहन मामी के घर जाते थे तो मामी हमारे लिए बहुत सी चीजें बनाया करती थी और जितना प्यार वो अपने बच्चों को करती थी उतना ही प्यार हमें भी करती थी। शाम को एक दिन खाना खाने के बाद हम सारे बच्चे मिलकर अपनी नानी के पास बैठे हुए थे और हम नानी से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। आखिरकार जिद करने के बाद नानी कहानी सुनाने के लिए मान गई और उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से वो दूर लगे पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और थोड़े से डरावने स्वर में उन्होंने कहा कि वो पीपल का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक भूतिया पेड़ है। हम बच्चों की तो मानो जैसे सांस ही गले में अटक गई। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब हम उस पीपल के पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। नानी ने बताना शुरू किया कि जब नानी नाना के साथ शादी करके इस गांव में आई थी तब भी ये गांव ऐसे ही हरा भरा था। नानी सारा दिन घर का काम किया करती थी, जैसे गाय भैंस को नहलाना, उनका दूध निकालना, उन्हें चारा देना, कच्चे घर की गोबर मिट्टी से लिपाई करना। एक दोपहर जब नानी कुएं से पानी लेने जा रही थी तो नानी ने देखा पूरे गांव में बड़ा सन्नाटा है। बाहर कोई भी नहीं था और होता भी कैसे। गर्मियों का जो मौसम था और दोपहर के समय सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। नानी सर पर मटका लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। वो पीपल का पेड़ भी कुएं से बस थोड़ी सी दूरी पर ही था। नानी ने तेज तेज कदमों से कुएं की तरफ जाना शुरू किया और फटाफट से कुएं से पानी निकालना शुरू किया और अपना मटका भर लिया। जैसे ही नानी उस मटके को उठाकर अपने सर पर रखने लगी तभी किसी ने नानी को पीछे से कहा कि मैं उनकी मदद कर दूं। नानी ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था सिवाय उस पीपल के पेड़ के। नानी को लगा कि शायद ये उनका वहम है। नानी फिर से वो घड़ा उठाकर जैसे ही सर पर रखने लगी तभी फिर से उन्हें वही आवाज आई। इस बार नानी ने हिम्मत करके इधर उधर नहीं देखा और चुपचाप मटका सर पर रखकर बिना पीछे मुड़े घर की तरफ चलने लगी। तभी नानी को ऐसा लगा जैसे उनके कदमों के साथ साथ कोई और भी उसी रफ्तार में कदम बढ़ा रहा है। नानी रफ्तार धीरे करती तो कदमों की रफ्तार भी धीरे धीरे हो जाती। नानी रफ्तार बढ़ाती तो कदमों की रफ्तार भी बढ़ जाती। नानी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जैसे तैसे करके नानी उस दोपहर पानी लेकर घर आ गई। शाम को जब नाना जी काम से घर आए तो नानी जी ने सारी बात नाना जी को बताई। तब नाना जी ने नानी को बताया कि वो आज चुड़ैल का शिकार होने से बच गई। ये बात सुनकर तो जैसे नानी एकदम सुन पड़ गई। हम बच्चे डर के मारे अपनी नानी से चिपके जा रहे थे। तभी मेरी मामी वहां आई और नानी को आगे की कहानी बताने के लिए मना कर दिया, पर मेरे
और संजना दीदी के दिल में आगे की कहानी जानने की बड़ी उत्सुकता थी। हमने अपनी मामी के बच्चों को थोड़ा हौसला दिया और हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ बैठ गए। हमने नानी को आगे की कहानी बताने को कहा। नानी ने हमसे कहा कि आगे तुम डरना मत। हमने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। नानी ने बताया कि नाना ने उनसे कहा कि गांव में कुएं के पास वो लगा पीपल का पेड़ अपने आप में एक अनसुलझी सी पहेली है। गांव के लोगों का मानना है कि वो पीपल का पेड़ कोई आम पीपल का पेड़ नहीं है, बल्कि उस पर एक चुड़ैल या फिर किसी भूत प्रेत का वास है, जो अक्सर ही लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे तो किसी ने भी अभी तक किसी चुड़ैल या भूत प्रेत को वहां देखा नहीं था, पर गांव का हर एक आदमी औरत उस पीपल के पेड़ के पास दोपहर और रात में बिल्कुल नहीं जाता था। नाना जी ने नानी को भी अगली बार से दोपहर और शाम को उस पेड़ के आसपास जाने से बिल्कुल मना कर दिया। नाना जी की बात मानकर नानी दोबारा तो दोपहर और शाम को उस पीपल के पेड़ के आसपास गई नहीं, लेकिन जो आवाज उन्होंने उस दिन सुनी थी, वो आवाज अब उन्हें रह रहकर अपने आसपास सुनाई दे रही थी। हर वक्त उन्हें अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। रात को सोते सोते भी मेरी नानी को अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। नाना जी ने नानी की सारी बातों पर गौर फरमाया और एक बहुत बड़े दूसरे गांव के पंडित को नानी के साथ हो रही सारी चीजों के बारे में बताया। पंडित जी ने अपने तरीके से कुछ झाड़ फूंक किया और बताया कि नानी जिस दिन उस कुएं से पानी लेकर आ रही थी, उस दिन उनके साथ पीपल के पेड़ से कोई प्रेत घर पर उनके साथ ही आ गया था। क्योंकि नानी की नई नई शादी हुई थी, तो वो हमेशा हार श्रृंगार किए रहती थी और हार श्रृंगार से मोहित होकर ही वो प्रेत नानी के साथ साथ उनके पीछे आ गया था। पंडित जी के पाठ पूजा और आशीर्वाद से आखिरकार इस प्रेत ने नानी का पीछा तो छोड़ दिया था, लेकिन नानी की ये सारी कहानी सुनकर और उस भूतिया पीपल के पेड़ की सच्चाई जानकर मेरे और मेरी दीदी के तो जैसे पसीने ही छूट गए थे। इसके बाद नानी ने हम सबको अपने पास ही सुला लिया। रात भर डर के मारे मेरी और दीदी की तो आंख ही नहीं लग रही थी। हम बार बार आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे थे और बार बार अपने मन में हनुमान जी का नाम ले रहे थे। वो कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही सोचकर हमने जैसे तैसे वो रात बिता ली। अगली सुबह जब हम अपने मामा जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब फिर से हमारा ध्यान उस पीपल के पेड़ की तरफ गया। हम बच्चों ने अपना ध्यान पीपल के पेड़ से हटाकर खेलने में लगाया, पर न जाने क्यों मेरा और दीदी का ध्यान बार बार उस पेड़ की तरफ ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीपल का पेड़ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और बार बार हमें अपने करीब आने को बोल रहा है। हम सब बच्चों ने छुपन छुपाई खेलने का खेल चुनाव किया। मेरी मामी की छोटी बेटी हम सबको ढूंढने वाली थी और बाकी के हम बच्चे छुपने वाले थे। सभी लोग अपने आप जाकर छुप गए और मैं भागती भागती उस पीपल के पेड़ के पीछे जा छिपी, जिसकी कहानी मैंने नानी से सुनी थी। भागते भागते मुझे सांस चढ़ गया था। जैसे ही मैंने अपना मुंह ऊपर करके देखा, तो मानो जैसे मेरी धड़कन ही थम गई थी। मेरे ऊपर घना पीपल का पेड़ था, जिस पर न जाने कितने पत्ते लगे हुए थे। मेरे छोटे छोटे पांव डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ की तरह इस जगह जम गई हूं और वहां से हिल ही नहीं पा रही हूं। मैंने भगवान का नाम लिया और अपना मुंह नीचे करके हाथ जोड़ के मैं उस पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। अभी तक मेरी मामी की बेटी मुझे ढूंढने के लिए वहां तक नहीं पहुंची थी।
मैं 1 घंटे तक उस पेड़ के पीछे छुपी रही, लेकिन कोई मुझे ढूंढने ही नहीं आया और ना ही मुझे उनमें से किसी की आवाज आ रही थी। हार कर मैं खुद ही जैसे तैसे हिम्मत कर पेड़ के पीछे से निकल संजना दीदी के पास गई और मैंने जाकर उनसे कहा, आप में से कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया? तब संजना दीदी ने बताया कि हम तो घंटे भर से तुम्हें ही आवाज दे रहे हैं, ना तुम कोई आवाज दे रही थी और ना ही निकलकर सामने आ रही थी। संजना दीदी की ये बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा रंग एकदम सफेद पड़ गया। दीदी ने मेरे चेहरे के ऐसे हाव भाव देखकर मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पिछले 1 घंटे से उस पीपल के पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और मुझे आप में से किसी की भी कोई आवाज नहीं आई। मेरी बात सुनकर तो संजना दीदी का भी रंग सफेद पड़ गया था। मेरी मामी के बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हम सारे बच्चे हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम बच्चों ने इस बात को अपने तक ही रखने का फैसला किया और घर में किसी बड़े को नहीं बताया। उस रात के 2 दिन बाद जब मैं अपनी मां के साथ लिपटकर सोई हुई थी, तभी खिड़की में से मुझे तेज ठंडी हवा आने लगी। मैंने मां को उठाना बेहतर नहीं समझा और सोचा कि खिड़की मैं खुद ही बंद कर देती हूं। मैं अपनी मां से धीरे से अलग होकर आराम से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाकी सभी पेड़ों के साथ वो पीपल का पेड़ भी हवा से बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। मैं बस खिड़की बंद करने ही वाली थी कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी एक पल को शायद जान ही चली जाती। सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली, हाथों में लाल चूड़ियां पहने हुए एक औरत पीपल के पेड़ के पीछे से निकल रही थी। उसकी साड़ी का वो पल्ला हवा में तेज तेज लहरा रहा था। उसके लंबे बाल हवा की वजह से उड़े जा रहे थे। उसके हाथों की वो चूड़ियां खन खन कर उस हवा की आवाज को डरावना बना रही थी। मैंने खिड़की को कस के पकड़ लिया था और एक झटके में मैंने खिड़की को बंद कर दिया और मेरी सांसें तेज रफ्तार से चलने लगी। मैंने मन में भगवान का स्मरण किया और मुझे कुछ शांति महसूस हुई। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं मैंने जो देखा वो सब कुछ मेरा वहम तो नहीं था। हो सकता है कि जो कुछ भी उस दिन छुपन छुपाई खेलते हुआ मैंने उस बात को शायद ज्यादा ही सोच लिया, इस वजह से मुझे वहम हो गया हो। मैंने भगवान का नाम लेते लेते खिड़की को फिर से पकड़ा और उसे खोल दिया। बाहर चल रही हवा अब एकदम शांत हो चुकी थी। पहले तो मैंने आंखों को काफी देर बंद रखा, फिर थोड़ा थोड़ा जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वो पीपल के पेड़ के पास दिख रही सफेद साड़ी वाली औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा कि वो सब कुछ बस मेरा वहम था, यहां पर कुछ भी नहीं है। पर दूसरे ही पल जैसे ही मेरी नजर फिर से उस पीपल के पेड़ पर गई तो इस बार तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, क्योंकि जिस औरत को मैंने थोड़ी देर पहले पीपल के पेड़ के पीछे से निकलते हुए देखा था, अब वो औरत उस पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी साड़ी का वो पल्ला अभी भी हवा में लहरा रहा था। उसके हाथों की वो चूड़ियां सरक कर उसकी कोहनी तक आ रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा मोड़कर मेरी तरफ देखा और मैं चिल्लाकर बस वहीं बेहोश हो गई। काफी वक्त बाद जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरी माँ, मेरी नानी और मेरे सारे भाई बहन घेरा बनाकर मेरे आसपास खड़े थे। मेरे होश में आते ही मेरी माँ ने मुझे कस के गले से लगा लिया
और मुझसे सवाल किया कि आखिर मैं बेहोश कैसे हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहूं तो कैसे कहूं। तब मेरी नानी मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा, क्या तुमने किसी को देखा था? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। नानी सबसे पहले मंदिर में रखा हुआ गंगा जल लेकर आई और उन्होंने उस गंगा जल को मेरे ऊपर छिड़क दिया, जिसके बाद वो मुझे तुरंत ही बाबा के पास मंदिर में ले गई और कुछ मंत्र मेरे ऊपर किए गए, जिसके बाद मुझे वापस से घर लाया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सभी को रात में हुई सारी घटना के बारे में और उस दिन छुपन छुपाई खेलते समय हुई घटना के बारे में बताया। घर के सभी लोग ये सारी बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। सभी गांव वालों को भी अब इस बात की खबर हो गई थी, जिसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर अब उस पीपल के पेड़ का कोई समाधान करना चाहा। किसी जानकार की मदद से एक बहुत बड़े ओझा को गांव में बुलाया गया। लगातार 1 हफ्ते तक उस ओझा ने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कई तरीके के हवन किए और कुछ अभिमंत्रित मंत्र और धागों से उस पेड़ के तने को बांध दिया। उस दिन के बाद से फिर कभी उस भूतिया पीपल के पेड़ की कोई डरावनी घटना गांव में नहीं हुई। अब सब लोग बेफिक्रे से होकर किसी भी वक्त उस पेड़ के पास आ जा सकते थे। छुट्टियां खत्म हुई। मां के साथ मैं और संजना दीदी भी वापस अपने घर आ गए। कई रातों तक जब भी मुझे वो पीपल के पेड़ वाली सफेद साड़ी वाली औरत याद आती है तो डर के मारे मैं रातों में चिल्लाकर उठ जाया करती। गुजरते वक्त के साथ मेरी उम्र बढ़ गई और आखिरकार मैंने किसी तरीके से अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया। मेरी नानी के गांव में आज भी वो पीपल का पेड़ वही मौजूद है। अब नानी तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें वहां पर जरूर हैं। उस ओझा के बंधे हुए वो धागे आज भी उस पेड़ के तने पर लिपटे हुए हैं। सबको डर है कि अगर किसी दिन वो धागे टूट गए तो कहीं वो चुड़ैल फिर से उसी पीपल के पेड़ पर वापस न आ जाए।